बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और सुनील चौगांवकर जी हमारे मेहमान हैं। मुझे याद आ रहा है एक हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल साहब ने बहुत पहले एक स्टेटमेंट दिया था कि मुंबई जैसा हमला अगर पाकिस्तान ने कभी दोबारा भारत पर कर दिया तो फिर बलूचिस्तान इसके हाथ से निकल जाएगा। वैसा हमला तो खैर नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान ने आतंकवादी हरकतें करना तो भारत ने नहीं छोड़ा। लेकिन मुझे लग रहा है वो उनकी बात अब सच होने का समय आ गया है। बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होने के लिए पूरी तरह तैयार है, क्योंकि वहां इस वक्त ऐसी विद्रोह की आग धधक रही है, जंग है इस वक्त वहां पर। ये जितने संगठन है, BLA, BLO, BLF, ये बलोच लिबरेशन आर्मी, बलोच लिबरेशन फ्रंट, इन सब ने जैसा हमला बोला ना, 12 से 14 शहरों पर एक साथ हमला किया। दशकों के बाद नानी याद आ गई पाकिस्तान की सेना की। और इन्होंने दावा किया है, BLA ने, कि इस हमले में इन्होंने पाकिस्तान के 310 सैनिक मार दिए हैं। पाकिस्तान की अपनी सरकार जो है, सेना जो है वो कम बताती है, 17-18 बताती है, लेकिन जो इनके बलूचिस्तान की सरकार है 40 तो वो मान रही है। तो मतलब बहुत ज्यादा तादाद है। आप 300 ना भी मानिए तो बहुत ज्यादा तादाद है, सैकड़ों में हो सकती है। पाकिस्तानी आर्मी कह रही है हमने 216 इन विद्रोहियों को हमने मार गिराया है। BLA पिछले 5 दिन से पाकिस्तानी आर्मी को पीट रही है बलूचिस्तान में, और बलूचिस्तान के अलग अलग हिस्सों में धमाके भी हो रहे हैं। इस हमले में पाकिस्तान के बहुत सारे जवान मारे गए, कई लोग घायल हुए हैं, और इन घायलों से मिलने के लिए ही आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ क्वेटा में, बलूचिस्तान की राजधानी में, वहां उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। और इनसे मिलने के बाद आसिम मुनीर ने यह कहा कि हम लोग को अंजाम देने वाले आतंकियों को और उनके मददगारों को हम छोड़ेंगे नहीं, अल्लाह की कसम हम छोड़ेंगे नहीं। और फिर भारत को का नाम लेके कहा कि ये सब भारत ही कराता है। इनको कहते ही ये फितना अल हिंदुस्तान है, मतलब ये तो हिंदुस्तान के फैलाए हुए लोग हैं, ये कहते हैं, इनके द्वारा ही प्रायोजित है। अभी इनकी संसद में जो है खड़े होकर के इनका रक्षा मंत्री कह रहा था कि 22-22 लाख रुपए की तो राइफलें हैं, कहां से आती हैं? तो ये किसी और ने जवाब दिया उनको, अच्छा बढ़िया जवाब दिया। एक आदमी ने कहा कि अच्छा तुम कहते हो ये हिंदुस्तान करवा रहा है, हिंदुस्तान पैसे बांटता है, हिंदुस्तान इतने महंगे महंगे हथियार इनको देता है, तुम पैसे बांट दो ना। अगर हिंदुस्तान पैसे देके वहां आतंकवादी खड़े कर रहा है, तुम पैसे दे करके उनको अपना नागरिक बना लो, खरीद लो, तुम भी बलोचों को खरीद लो, कसम खिलाओ सबको पाकिस्तान के संविधान की, अगर ऐसा कुछ है भी तो। लेकिन वो नहीं कर सकते। और लोग बता रहे हैं कि अब जो कोशिश पाकिस्तान की सेना की है पूरी तरीके से नस्ल बदल देने की बलोचों की, कि और शहर और राज्यों से, पंजाब वगैरह से सबसे लोग ले जाकर के बड़ी तादाद में यहां पर उनको एस्टैब्लिश किया जाएगा, बसाया जाएगा, ताकि हमारे कुछ सगे तो रहें, सगे लोग तो रहें बलूचिस्तान में, क्योंकि पूरा बलूचिस्तान अब अलग होना चाहता है इनसे। अब मैं आगे आपको कुछ और तस्वीरें दिखाता हूं। जब ये जाते हैं ना, निकलती हैं इनकी गाड़ियां आर्मी की, वो कैसे पत्थर मारती है जनता इनके ऊपर। और ये, हाँ, ये पहले देख लीजिए, ये चीफ मिनिस्टर ऐसे निकलता है बलूचिस्तान की सड़क पर। सर ये हालत है, गाड़ियां गिन लीजिए कितनी है, और हर गाड़ी के ऊपर जो है जवान खड़ा हुआ आपको दिखाई देगा। ऐसे हालात हो चुके हैं बलूचिस्तान के कि चीफ मिनिस्टर भी अपने शहर में, क्वेटा शहर में, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इतनी तैयारी के साथ निकलता है। अब देखिए अगली तस्वीर दिखा दीजिए जरा, कि कैसे जो है लोग जो हैं वो पाकिस्तान की सेना का स्वागत करते हैं। ये बार जरा पूरा स्क्रीन पर लेकर दिखा दीजिए, ये देखिए। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे आपको इसमें दिखाई देंगे। पाकिस्तान की सेना की गाड़ियां निकलती हैं तो वहां उनके साथ ये सलूक किया जाता है। अब ये बात पाकिस्तान के पत्रकार कह रहे हैं अपनी सरकार से कि जागो, बच्चा बच्चा बलूचिस्तान का तुमसे नफरत करता है, इस हकीकत को मानो। हम नहीं चाहते कि पूरा मुल्क मजबूर हो जाए तुम्हारे खिलाफ हथियार उठाने पे। हम तुम बचाना चाह रहे हैं इस मुल्क को। कौम को सच बताओ। और क्या सच है? नंबर 1, तुम्हारे हाथ से पूरा सूबा निकल चुका है। बच्चा बच्चा तुमसे नफरत करता है, इतनी नफरत करता है जितनी गलीज तरीन दुश्मन से की जाती है, ऐसे नफरत करता है। दूसरा ये बताओ कि तुम्हारी कोई अमलदारी नहीं है पूरे सूबे में, बलूचिस्तान में। सुना आपने? पाकिस्तानी आदमी कह रहा है बच्चा बच्चा नफरत करता है, बलूचिस्तान पाकिस्तान तुम्हारे हाथ से निकल गया। और कितनी, ये तो मेरे ख्याल से 50 या 40-50% तो आबादी, वो पूरा एरिया है पाकिस्तान का, 40%। वो अकेला बलूचिस्तान है, बचेगा क्या पाकिस्तान का? इतना सा पाकिस्तान बचेगा, पतला लकीर जैसा, अगर ये निकल जाए तो। और सारे मिनरल्स जो हैं
सोने की खदानें भी हैं इनके यहाँ, रेयर अर्थ मिनरल्स भी हैं, सब गैस है, सब कुछ यहाँ है बलूचिस्तान में। अब आगे एक और पत्रकार की बात सुनिए, वो कहते हैं कि मुझे बलोच लोग बताते हैं कि ये कहना कि हमें हिंदुस्तान सपोर्ट करता है या कोई ईरान सपोर्ट करता है या कोई और देश सपोर्ट करता है, कह रहा किसी का सपोर्ट चाहिए ही नहीं हमको, हम अपने दिलों में आजाद हो चुके, हमारे यहां पाकिस्तान की हुकूमत चलती ही नहीं है, हम वी आर ऑलरेडी फ्री। पाकिस्तान दुनिया को कहता रहे, नक्शे पे दिखाता रहे हमें अपने साथ। देखिए दुनिया में बहुत से देशों में सिविल वॉर चल रही है। सर अब ये सिविल वॉर की कैटेगरी में आ गया है पाकिस्तान बलूचिस्तान का मामला, से भी आगे बढ़ गया है मुझे लग रहा है। और ये यदि बहुत उसमें इधर उधर थोड़ा बहुत रख लें, बांग्लादेश जिस तरह से बना था 70s में, जो वहाँ पर मुक्ति वाहिनी और जो काम कर रही थी और जिस तरह से बांग्लादेश पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा हो गया था, वैसी की वैसी स्थितियाँ बल्कि उससे भी ज़्यादा बदतर हो गई हैं, क्योंकि ये पूरी की पूरी तरह से अपने आप में कब्जे में है और वो सारा काम कर रहा है। पाकिस्तान ये बात बार बार इसलिए करता है क्योंकि वो तो यही काम करते रहे ना। भारत में जो आतंकवादियों को भेजने का काम है, भारत में आतंकवादी तैयार करना है, तो वो इस बात को तो महारत है उनकी, तो उसमें महारत है, तो उनको समझ में आता होगा कि हिंदुस्तान भी ऐसे ही कर रहा है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। लेकिन बलूचिस्तान सच में वो दिल से अलग हो गए हैं। अब उनको किस तरह से, कोई दिन होगा जिस दिन वो ऑफिशियली अलग हो जाएगा। रक्षा मंत्री ने स्टेटमेंट दिया कि बलूचिस्तान में हम पूरी तरह कब्जा इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इतनी बड़ी स्टेट है, 40 किलोमीटर पे एक आदमी रहता है, आबादी बहुत कम है, शायद 20-25 लाख, लेकिन आबादी कम के बाद भी इतना सिरदर्द है, इतना बड़ा कितनी फौज लगा दें हम, कितनी फौज लगा देंगे इतने बड़े एरिया के अंदर, ये प्रॉब्लम है उनकी। और ये इसलिए कह रहे हैं कि निकल गया। अभी आपने अच्छा किया बांग्लादेश का नाम ले दिया। इनके एक और जर्नलिस्ट ने ये कहा कि हमारे लोग जो हैं ये इतने झूठे और मक्कार हैं, जब वहां सरेंडर हो रहा था ढाका में इंडियन आर्मी के सामने पाकिस्तानी फौज का, जनरल नियाजी, ये इनका चाचा इमरान खान का सरेंडर कर रहा था, तो उस वक्त ये यहां पर अखबारों में छाप रहे थे हम लड़ाई जीत गए, पाकिस्तान लड़ाई जीत गया भारत से, ये अखबारों की हेडलाइन हो रही थी, वहां सरेंडर हो रहा था। यही काम ये बलूचिस्तान में कर रहे हैं कि हमने आज दहशतगर्द मार गिराए, हमने जीत हासिल कर ली इनके ऊपर। अरे वो जीते, जो 14 शहरों में 12 शहरों में हमला करेगा, तुम्हारा डिप्टी कमिश्नर उठा लेगा, तुम्हारे 100 लोग मार देगा, जीता वो कि तुम जीते। बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो रहा था ना, उससे एक दिन पहले के सारे अखबारात उठाए आप, उन सारे अखबारात में यही लिखा हुआ था कि दुश्मन का हमला नाकाम बना दिया, दुश्मन की साजिश नाकाम बना दी, दुश्मन का हमने ये कर दिया वो कर दिया। मैं कल से अब तक बलूचिस्तान में जो 12 शहरों के अंदर अटैक हुआ उसके ऊपर पढ़ रहा था, तो आज भी ये ऐसे ही कह रहे हैं कि दुश्मन का हमला नाकाम बना दिया। तो क्या ये एक मर्तबा फिर एक मुल्क के हिस्से के टूटने का इंतजार कर रहे हैं? सर कितनी झूठी हो सकती है कोई सेना या कोई सरकार? देखिए पाकिस्तान में सेना चूंकि एस्टेब्लिशमेंट को अपने कब्जे में रखती रही है और जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है या सिविल पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो हमेशा सेना के अंदर ही काम किया है वहाँ पे। तो स्वाभाविक है कि जब सेना लड़ रही होती है या युद्ध में है तो उसी के अनुसार जो खबरें होती हैं वो छपती हैं ताकि लोगों का मनोबल न टूटे। यहाँ पर भी यदि कल जाकर के ये पता लग जाए कि बलूचों ने उनके 14 शहरों पर हमला कर दिया है, 17 शहरों पर हमला कर दिया है जी, एसपी को बंधक बना लिया है, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस को डीएसपी को जो है वो बंधक बना लिया है, थाना कब्जा कर लिया है, जो आर्मी के पोस्ट हैं उस पर हमला कर दिया है, तो ऐसी स्थिति में जो पूरे पाकिस्तान के अंदर ये जाएगा कि आर्मी इज अनेबल टू न्यूट्रलाइज, वो कंट्रोल कर पाने में सक्षम नहीं है, जो है भी नहीं। तो नहीं, इसका असर और भी जगह होगा ना। अभी तो ये बलूच के अंदर है, जी सिंध मूवमेंट भी तो साथ साथ चल रहा है, सिंध में भी तो उतना ही चल इनको रहा है। देख के और सूबों की आजादी की लड़ाई और मजबूत होगी। देखिए वहां पर सत्ता में जो सबसे ताकतवर है और बदतमीज और बदमाशी करता है वो पंजाबी मुसलमान है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, सत्ता में पूरा कब्जा जो है उन्हीं का रहता है, बाकी जगह पर ये दादागिरी इनकी भी तो यही शिकायत है। और आगे जो करने जा रही है पाकिस्तान की सरकार, ये अपना डेथ वारंट साइन कर रही है, ये बलूचिस्तान के अलग होने में खुद मदद दे रही है। अब आप देखिए इस हमले के बाद पाकिस्तान की सरकार ने यह फैसला किया है कि हर वो परिवार जिसके ऊपर शक है कि इनका लड़का जो है वो विद्रोही हो गया या वो इनके साथ शामिल हो गया है बीएलए वगैरह के साथ, उनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। अगर उनके पास पासपोर्ट है तो पासपोर्ट कैंसिल कर दिया जाएगा, इनके कहीं भी ट्रैवल करने पर बलूचिस्तान के बाहर रोक लगा दी जाएगी, इनके पास जितने फोन हैं वो सारे सिम डीएक्टिवेट कर दिए जाएंगे। ये
इस हद तक जारी है अब पाकिस्तान की सेना बलोच लोगों को दबाने के लिए, उनका दमन करने के लिए। लेकिन एक और असल वजह, बहुत बुनियादी वजह है, वो एक इनके आदमी ने बताई और भारत का नाम लेके बताई। अब वो किसका जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने एक इंडियन आर्मी चीफ की रिटायरमेंट के बाद ये पढ़ा, ये मुझे पता लगा कि इसके अकाउंट में कितने पैसे हैं, और फिर मैंने अपने आर्मी चीफों की तरफ देखा कि ये रिटायर होते हैं तो इनके पास कितने पैसे होते हैं। असल वजह तो ये है, ये जो सेना लूट खसोट कर रही है, पाकिस्तान के जनरल जैसे नोच रहे हैं पाकिस्तानियों को, उसकी वजह से ये हालात हैं जो बलूचिस्तान में हुए हैं। आप सुनिए, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, और इज्जत करते भी नहीं पाकिस्तानी है अपनी फौज की। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पाकिस्तान का हर आर्मी चीफ तो बाहर चला जाए। कौन सा आर्मी चीफ पाकिस्तान में रहता है रिटायरमेंट के बाद? बाजवा बाहर चला गया, क्या नहीं बाहर चला गया, राहिल शरीफ बाहर चला गया, यासिम मुनीर पता नहीं अब रिटायर होगा कि नहीं होगा, ये भी पता लगे बाहर जाए। पापा जॉन्स पिज्जा की चेन चलाता है इनका आर्मी चीफ, पुराना अरबों रुपए का मालिक है वो। और ये जो कह रहे हैं इंडियन आर्मी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये सारे यहां जहां हम स्टूडियो है हमारा, इसके आसपास, ये दिल्ली एनसीआर में तो रहते हैं ज्यादातर लोग, या कुछ लोग पंजाब चंडीगढ़ के आसपास, सरकार से जो जमीन मिली है उसमें घर बना कर रह रहे हैं। सरकार ने अगर जमीन दी उस पर प्लॉट पे आपने कोई नहीं तो फ्लैटों में जाते हैं। मैंने तो देखा है फ्लैटों में रहते हैं। ये एयरफोर्स चीफ आए हमारे अभी, ये अभी पीछे उनका नाम है भदौरिया साहब, उनको मैंने पूछा सर आप कहाँ रहते हो? ग्रेटर नोएडा में रहते हैं, यहाँ रहते हैं, मकान छोटा सा मकान है। एक लेफ्टिनेंट जनरल बड़े कश्मीर के बड़े बहुत कोर कमांडर है, वो मैंने पूछा सर कहाँ है? वो गोरखपुर में घर बना रहे हैं अपना। सर हमारे यहाँ दिल्ली में एक फ्लैट है। सर हमारे सीडीएस प्लेन क्रैश में मारे गए थे, तब तक उनके पास खुद का मकान नहीं था, गाँव में घर था उनका, बनाने की कोशिश कर रहे थे, तब तक वो घर नहीं बना पाए थे। ये हालत है भारत में, मतलब सेना प्रमुख इतने ईमानदारी से रहते हैं, और पाकिस्तान की क्या हालत जो आज बता रहे हैं, और इसके जिम्मेदार कौन है? पाकिस्तान की आवाम जिम्मेदार है। 7 दशक से सेना वहां पर जिस तरीके से लूट का तंत्र चला रही है, और आवाम वहां चुपचाप सहन कर रही है। सेना के खिलाफ जनता को सड़कों पे उतरना पड़ेगा, अपने प्रशासन के खिलाफ, अपनी सरकार के खिलाफ सड़कों पे उतरना पड़ेगा, वरना ये लूट तंत्र कंटिन्यू रहेगा। और जो बलूचिस्तान में हुआ है सर, बलूचिस्तान में तो ऐसे अंधी गली में जाके आसिम मुनीर फंस गए कि अब उससे बाहर निकल नहीं सकते। 250 ताबूत भेजे गए, कह रहे कि 100 मारे गए। 250 ताबूत किसके लिए भेजे गए? सेना ने 250 सैनिक मारे गए, 250 सैनिकों के लिए वहां 250 ताबूत भेजे गए, मारे जाते हैं इतने लोग, और ये हालत है वहां पर। और अब जिस तरीके 27 साल की मेहनत के बाद बीएलए आज वहां पर अपनी स्वतंत्रता का जश्न मनाने की स्थिति में आ गया है, वो पाकिस्तान की मुट्ठी से रेत के समान बलूचिस्तान अब फिसल गया है। ये जो जनरल वाली बात है ना, आर्मी वाली बात, ये इनके एक हुसैन हक्कानी एक एक्स एम्बेसडर हैं, वो बाहर चले गए, उनको भी ऐसा एम्बेसडर जिसको गिरफ्तार भी कर लिया था एक बार ISI ने, वो उन्होंने कहा कि इसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ सेना की इतनी क्यों चलती है कि जब बंटवारा हुआ भारत का, पाकिस्तान बना, तो उस वक्त केवल 17% रिसोर्सेज पाकिस्तान को मिले, लेकिन 40% फौज मिली। तो फौज इतनी ज्यादा बड़ी थी उस वक्त कि उसने कैप्चर कर लिया, उसने एक मुल्क ही कैप्चर कर लिया। नहीं देखिए, एक तो उसने मुल्क कैप्चर कर लिया, और दूसरा जो जिन्ना भी शायद मतलब जीते जी ही उनको समझ में आ गया था, लेकिन करते क्या, वो तो एक प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में, एक मुल्क के चक्कर में चले गए, वरना वो भी जिन्ना भी कोई वो तो चाहते नहीं थे। लेकिन उसके बाद पूरा का पूरा जो आर्मी इस्टेब्लिशमेंट है वो बन गया इस्लामिक रेडिकल थॉट प्रोसेस को आगे बढ़ाने वाला। बेसिक पे आप अगर बात करेंगे, क्योंकि ये जो अभी कहा जा रहा है आवाम भी तो खुश रहती थी ना, अरे हमारे सैनिक हैं, वही तो मतलब हम लोग ऐसे कह रहे हैं जैसे 71 में वहां के अखबार छाप रहे थे तो वहां की जनता ने करी थी, नहीं तुम गलत कर रहे हो। जनता भी उसी पर खुश होती थी। पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की आवाम आज जिस हाल में है, जब 47 के बाद से 70 तक वो उसी तरह से व्यवहार करते रहे, 70 के बाद भी उनका भ्रम बहुत नहीं टूटा, तो उसके बाद वो अपने बच्चों को पढ़ाने लगे कि हम एक दिन भारत को ध्वस्त कर देंगे। जब तक उससे आप बाहर नहीं आएंगे, आपकी सेना के लोग, आपके ये हुक्मरान, आपके ISI वाले ऐसे ही आपको लूटते खसोटते रहेंगे, आप उसी के हकदार। पाकिस्तान की जनता को नफरत छोड़नी पड़ेगी पहले तो वही करना। अरे आगे सर, एक बहुत आगे आप सुनिए ना, ये केवल आज मैं केवल इनकी मेंटालिटी आपको सामने एक्सपोज कर रहा हूं। ये जनरलों वाली बात एक पाकिस्तान ने आपको खुद बताई। रूस और अमेरिका के बीच एक एग्रीमेंट था स्टार्ट नाम से, जिसमें उनको अपने न्यूक्लियर हथियार जो थे लिमिटेड रखने थे, और इसके अलावा ये था कि वो एक दूसरे को जो है जानकारी भी देंगे अपने अपने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस की, कितने लॉन्चर किसके पास हैं, कितने वॉरहेड्स किसके पास हैं। वो 1991 में सबसे पहले शुरू हुआ था स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, फिर वो 2010 में रिन्यू हुई, तो 2010 में स्टार्ट को न्यू स्टार्ट कह दिया गया। कल वो एक्सपायर हो गई है। अब ट्रंप ने ऐलान कर दिया, पोस्ट किया ट्रूथ सोशल पर कि ये न्यू स्टार्ट ये ट्रीटी बेकार है, बैडली नेगोशिएटेड ट्रीटी थी, हम कुछ और करेंगे। पुतिन ने ये कहा था कि अगर अमेरिका तैयार हो तो मैं 1 साल और ये बढ़ाने के लिए तैयार हूं, लेकिन अमेरिका ने मना कर दिया। तो इससे क्या ही अब कोई रोक नहीं है एक दूसरे के ऊपर, बेसिकली कितने भी आप न्यूक्लियर हथियार बनाओ। तो इनके उपराष्ट्रपति बात कर रहे थे, लेकिन वो बात कर रहे थे ईरान की।
कि ईरान को न्यूक्लियर वेपन मिलने का मतलब क्या होगा, वो ये बता रहे थे। हम क्यों नहीं चाहते ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाए। उन्होंने कहा अगर ईरान ने किसी दिन बना लिया तो आप क्या समझते हैं वो केवल ईरान तक रहेगा? वो अगले दिन सऊदी अरब को मिलेगा, उसके अगले दिन वो किसी और मुल्क को मिलेगा। तो पहले मैं कहता हूं कि जीडी वैंस साहब, आप गलत पते पे बात कर रहे हो। अरे ईरान के साथ सीमा जिस पाकिस्तान की लगती है उसकी तो बात करो। बना चुका है वो ऐसे ही किसी से खरीद के बनाया। चाइना ने उसको न्यूक्लियर, और नॉर्थ कोरिया ने, चाइना ने उसको दिया, इसने नॉर्थ कोरिया को दिया, ये लीबिया को बेच रहा था। इस पर क्यों नहीं बोलते? पाकिस्तान का सारा न्यूक्लियर प्रोग्राम चोरी का है, सारा स्मगल्ड है, और वो अभी भी स्मगल करता है उसको। वहां आपको खतरा वो दिखाई नहीं दे रहा। सुन लीजिए, आप अमेरिका के उपराष्ट्रपति कह रहे हैं कि एक दिन अभी ईरान को, फिर सऊदी अरब को, फिर किसी और मुस्लिम मुल्क को मिलेगा तो ये बड़ा खतरनाक है, ये वो कह रहे हैं। और अरे अभी सऊदी अरेबिया ने जो एग्रीमेंट किया पाकिस्तान के साथ, नेटो जैसा, एक देश पे हमला, दोनों देशों पे हमला, उसमें न्यूक्लियर कवर देने की बात भी कही है पाकिस्तान ने सऊदी अरब को। अब आपको सुना रहा हूं मैं पाकिस्तान की मेंटेलिटी। पाकिस्तान का रिटायर्ड एयर मार्शल टीवी में बैठ के क्या कहता है? कहता हमारे पास न्यूक्लियर है। तो किसी ने कहा न्यूक्लियर चलाओगे तो खत्म हो जाएगा, पाकिस्तान ही खत्म हो जाएगा। बोले होने दो, पाकिस्तान खत्म होगा तो हिंदुस्तान भी खत्म होगा ना। हाँ, बोले 56 देश हैं मुसलमानों के, इस्लाम जिंदा रहेगा, पाकिस्तान बर्बाद भी हो गया तो हिंदुओं का तो एक ही देश है। हिंदुस्तान बर्बाद हो गया तो हिंदुइज्म खत्म हो गया दुनिया में, हिंदुइज्म ही नहीं बचेगा। यहूदियों का भी एक ही देश है, इजराइल। बर्बाद कर दो इजराइल, खत्म कर दो, यहूदी खत्म हो जाएंगे दुनिया से। यह सोच है। नस में नफरत जिसे कहते हैं ना सर, हिंदू और यहूदियों के लिए, यह है पाकिस्तानियों के मन में। एक बात, सिर्फ पाकिस्तानियों के मन में क्यों है? ये बोलिए ना कि इस्लाम के मानने वालों के मन में ऐसी बातें इंडॉक्ट्रिनेट की जाती है कि काफिर नहीं रहे। इस बात को समझिए। सारे मुसलमान ऐसा सोचते हैं, मैं नहीं कह रहा, लेकिन इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि मुस्लिम थियोलॉजी